हाँ, तो सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल टीम प्रिंस तारनगर में स्वागत है। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्टों की लगातार अपनी क्लासें आती रही हैं और ये आगे भी क्लासें अपनी आती रहेंगी लगातार। आप इन क्लासों को देख कर के इनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लें और अपने जो भी फ्रेंड सर्किल में जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको इनको शेयर करें, उनको क्लासें देखने के लिए आप उनको बोलें। देखिए, टीम प्रिंस तारनगर की तरफ से आप सभी को इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप इन वीडियो से जुड़े रहिए, टीम प्रिंस से जुड़े रहिए, आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। आपके सामने ये बात मैं बता देता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट जो पढ़ाई में ठीक ठाक चल रहा है उनको भी इन क्लासों से फायदा होगा, और जो स्टूडेंट अपने आप को कमज़ोर मानता है वो भी इन क्लासों का भरपूर फायदा दे सकता है, क्योंकि इन क्लासों में हम जीरो से शुरू करके आपको जीरो से हीरो बनाएंगे। आप इन क्लासों के साथ जुड़े रहिए, बस आप थोड़ा सा धैर्य रखें, संयम रखें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इन दिनों में धैर्य और संयम के साथ पढ़ाई भी जरूरी है, तो अपने को पढ़ाई से जुड़े रहना है। देखिए, कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता, लेकिन पानी जमने तक उसमें हाथ से उसको थामे रखना जरूरी होता है। अगर छलनी में पानी डाल करके आप उसको जमने तक उसको सहारा दे रखें, उसको थोड़ा सा सहयोग दे रखें, उसको थामे रखें, तो निश्चित रूप से छलनी में भी पानी रुक जाएगा। लेकिन इतना सा धैर्य, इतना सा साहस, इतना सा संयम अपने को रखना पड़ेगा। तो इसी बात के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं। देखिए, हम चल रहे थे, पिछले वीडियो में हमने देखा IUPAC नामकरण एल्केन के बारे में हमने पढ़ा। आज हम एल्कीन का IUPAC नामकरण पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ थोड़ी सी और जानकारी मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। एक टर्म होती है आइसो और एक टर्म होती है नियो। आइसो और नियो ये क्या होते हैं, इनको थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक एग्जांपल से हम देखते हैं, जैसे एल्केन के अंदर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे C5H12, यानी 5 कार्बन की एल्केन के उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। देखो, आइसो शब्द कब यूज होता है, कब लगाया जाता है, उसको समझिएगा। जैसे ये जो संरचना हम देख रहे हैं, इस संरचना को आइसो कहा जाता है। ये जो संरचना है इसको हम आइसो कहेंगे, और आगे या तो पूरी कार्बन की श्रृंखला, सीधी कार्बन श्रृंखला चले, या इस समूह के आगे कोई क्रियात्मक समूह आ जाए, तो इस समूह को हम आइसो से लिखते हैं। अब जैसे 5 कार्बन है तो इसमें 3 कार्बन आ गए और 2 कार्बन और बच गए, तो उन 2 कार्बन को ऐसे यहाँ लिख दिया जाएगा। तो ये जो संरचना बनी, अब इसमें ये आइसो है, और टोटल कार्बन कितने इस संरचना में वो देख लेते हैं। तो इसमें टोटल कार्बन है 5, तो इसका नाम हो जाता है आइसो पेंटेन। आइसो पेंटेन ये इसका नाम हो जाता है। अब देखिए, आइसो के लिए ये कंडीशन जरूरी है कि ये समूह उपस्थित हो और आगे सीधी श्रृंखला चले। तो देखिए, क्या ये जो संरचना बनाई जा रही है, ये तो इस 5 कार्बन वाले एल्केन के लिए हमने बनाया आइसोपेंटेन, लेकिन इस संरचना पर विचार करते हैं, क्या यह संरचना भी आइसो है। इसको अपने को बताना है कि क्या ये संरचना भी आइसो है या ये आइसो नहीं है। तो देखिए, आप शायद इस संरचना को देख करके सोच रहे होंगे कि इधर भी ये एक आइसो वाली स्थिति दिख रही है, इधर भी आइसो वाली स्थिति दिख रही है, तो क्या पता ये डाई आइसो होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये आइसो वाली स्थिति एक ही जगह आती है, फिर उसके बाद सीधी श्रृंखला चलनी चाहिए, कोई शाखा उसमें नहीं आनी चाहिए। तो ये जो संरचना यहाँ बनी, इसमें आइसो उपयोग नहीं किया जाएगा, आइसो इसमें नहीं लिखा जाता है। लेकिन एक चीज और यहाँ समझ लेते हैं। देखिए, अब ये एक संरचना बनाई जा रही है, उस संरचना को आपको देखना है। ये संरचना आप देखिएगा,
ये संरचना हम देख रहे हैं। अब ये संरचना जो है, अब इसमें बताना है क्या इस संरचना में आइसो का उपयोग किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। देखिए वैसे तो ये समूह आ गया आइसो वाला, तो आगे सीधी श्रृंखला चलनी चाहिए थी, परंतु ये जो एक विशेष एग्जाम्पल है इसके अंदर आइसो का उपयोग किया जाता है और ये आइसो ओक्टेन का एग्जाम्पल है। आइसो ओक्टेन, और आइसो ओक्टेन को आइसो नियम का अपवाद भी मानते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल को अपने को ध्यान में रखना है। बाकी इस तरह के आइसो कब लगाना है वो अपने समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से मैं आपको बताता हूँ नियो के बारे में। जैसे ये 5 कार्बन वाली जो एल्केन है उसी से नियो की संरचना कैसे बनेगी उसको हम बताते हैं। तो देखिए जैसे एक कार्बन से ऐसे 4 अन्य कार्बन जुड़े हों तब ये नियो की स्थिति बनती है। अब जैसे या तो इसमें आगे सीधी श्रृंखला चले या कोई क्रियात्मक समूह आ जाए या फिर यहाँ हाइड्रोजन लगा करके हम इसको ऐसे पूरा भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर नियो समूह बनेगा और टोटल कार्बन यहाँ पर हो गए 5। तो यहाँ इसका नाम क्या रहेगा, नियो पेंटेन। तो ये नियो पेंटेन इसका नाम देगा। अगर इसके आईयूपीएसी नाम की बात करेंगे तो आईयूपीएसी नाम क्या होगा, ये यहाँ पर मुख्य श्रृंखला बन गई और उसके बाद में इसके ये प्रतिस्थापी हैं, 2 नंबर स्थिति पर प्रतिस्थापी हैं, तो इसका आईयूपीएसी नाम रहेगा 2,2 डाई मैथिल और 3 की मुख्य श्रृंखला है तो इसको हम कहेंगे प्रोपेन। तो ये इसका आईयूपीएसी नाम रहेगा 2,2 डाई मैथिल प्रोपेन। इसी तरह से अभी जैसे आइसो पेंटेन की संरचना बनाई थी तो आइसो पेंटेन के लिए इसका आईयूपीएसी नाम देख लेते हैं। तो ये आइसो पेंटेन है। अब इसका आईयूपीएसी नाम की चर्चा करें तो क्या होगा, देखो ये मुख्य श्रृंखला बन गई और इसमें 2 नंबर स्थिति पर क्या बन गया, 2 नंबर स्थिति पर एक मैथिल प्रतिस्थापी समूह आ गया। तो यहाँ पर नाम रहेगा इसका आईयूपीएसी 2 मैथिल और मुख्य श्रृंखला कितने कार्बन की बनी, 4 की, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। तो ये बन गया 2 मैथिल ब्यूटेन। तो ये आइसो और नियो ये आपके समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम सीधी श्रृंखला के लिए, ऐसा श्रृंखला के लिए हम नॉर्मल शब्द का भी यूज करते हैं। जैसे अगर मान लो ये 5 कार्बन ऐसे सीधी श्रृंखला में ऐसाखित संरचना के रूप में लिखे गए हैं तो इस प्रकार से इनको हम एन पेंटेन या नॉर्मल पेंटेन के रूप में भी हम इनको लिखते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो संरचना है इसको हम एन पेंटेन यानी नॉर्मल पेंटेन कहते हैं। इस तरह से अब ये या तो सीधी श्रृंखला एल्केन की है तो एल्केन में कार्बन कार्बन ही होंगे, या फिर कोई क्रियात्मक समूह अगर मान लो आता है, जैसे मान लो आगे क्रियात्मक समूह वाले नामकरण में हम चर्चा करेंगे कि जैसे ये क्रियात्मक समूह आ गया OH और ये प्रोपेन एक सीधी श्रृंखला में है और उसी में आगे इसी लास्ट कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, तो इससे पहले भी हम नॉर्मल शब्द लगाते हैं, एन प्रोपिल एल्कोहल इसको अपने लिखते हैं। तो इस प्रकार से जो नॉर्मल शब्द है, एन शब्द है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है कि सीधी श्रृंखला ऐसाखित श्रृंखला के लिए नॉर्मल शब्द लिखा जाता है। तो ये आइसो, नियो, नॉर्मल ये शब्द आपके ध्यान में आए होंगे। अब देखो आज का जो अपना पॉइंट है वो है एल्कीन के बारे में। तो एल्कीन का नामकरण से पहले अपने को एल्कीन का एक तो अनुलग्न ध्यान में रखना है। अनुलग्न, एल्कीन के लिए अनुलग्न होता है ईन, ये अपने को ध्यान में रखना है। और ऐसे ही एल्कीन को ओलिफिन भी कहते हैं। एल्कीन को ओलिफिन भी कहते हैं। उसका कारण ये है
कि एल्कीन का जो प्रथम सदस्य है एथीन, उसकी क्रिया क्लोरीन से करवाने पर तेलीय यौगिक बनता है, तेलीय पदार्थ बनते हैं। तो इस प्रकार से इनका नाम यानी एल्कीन का नाम ओलिफिन रखा गया है, ओलिफिन माना जाता है। और इसी तरह से एल्केन को पैराफिन भी कहा जाता है, पैराफिन। अब पैराफिन का अर्थ होता है कम क्रियाशीलता। हम जानते हैं कि एल्केन में कार्बन कार्बन में सिंगल बंध होता है और कार्बन हाइड्रोजन में भी सिंगल बंध होता है, यानी कार्बन की सारी संयोजकताएं सिंगल बंध के द्वारा पूर्ण होती हैं एल्केन में। और ये संतृप्त तरह के यौगिक होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो इसलिए एल्केन के अंदर एक तो कार्बन कार्बन सिंगल बंध, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बंध, और एल्केन जो है अध्रुवीय भी होते हैं, इसलिए इनकी क्रियाशीलता बहुत ही कम होती है और इनको पैराफिन भी कहा जाता है। चलिए आज हम इस एल्कीन के नामकरण में आगे चलते हैं, एल्कीन के नाम को आगे पढ़ते हैं। तो देखिएगा एल्कीन के अंदर ये कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ लिखे हुए हैं, इनकी सहायता से हम इनके नियमों की भी चर्चा करेंगे और इनके नियमों के साथ साथ इनके जितने भी उदाहरण है ये लिखे हुए, ये भी आपके समझ में आ जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले उसी तरह से अपना इसका नियम बनता है जैसे एल्केन में बताया था कि सबसे पहले दिए गए यौगिक में हमें मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करना है और इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि एल्कीन है तो एक द्विबंध अवश्य होगा, तो उस द्विबंध को मुख्य श्रृंखला में शामिल करना है, यानी मुख्य श्रृंखला में वो शामिल होना चाहिए। देखते ही इन एग्जाम्पल में देखिएगा। अब ये तो एक सीधी श्रृंखला है, कोई शाखा नहीं है इसमें, तो यही इसकी मुख्य श्रृंखला हो जाएगी। ये इसकी मुख्य श्रृंखला इस प्रकार से बन जाएगी, ऐसे मुख्य श्रृंखला बन। अब इसमें देखिएगा जैसे ये यहाँ पर इसकी एक मुख्य श्रृंखला बन जाएगी जिसमें यहाँ हम देख रहे हैं कि ये द्विबंध जो है वो इसमें मुख्य श्रृंखला में शामिल हो रहा है। इसी तरह से ये जो श्रृंखला है इसके अंदर भी मुख्य श्रृंखला इस प्रकार से चयन किया जाएगा, ये जो यहाँ द्विबंध वाले शामिल करते हुए इसको मुख्य श्रृंखला में हम शामिल करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो एक तो यहाँ सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला को हम देखें तो कार्बन यहाँ गिन के देखते हैं, देखो 1 2 3 4 और एक देखो ये श्रृंखला बनती है 1 2 3 4 5। अब सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला की बात करें तो सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला इसमें ये बनेगी, ये सबसे बड़ी यहाँ कार्बन श्रृंखला बन गई। देखो कैसे 1 2 3 4 5, परंतु ये श्रृंखला यहाँ मान्य नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये श्रृंखला लेंगे तो ये डबल बॉन्ड और ये जो CH2 है वो इसमें शामिल नहीं हुआ श्रृंखला। ये तो वही बात हो गई कि यहाँ पूरी पब्लिक बारात में जा रही है और ये दूल्हा बारात में जा ही नहीं रहा, तो कम से कम दूल्हे को तो बारात में शामिल करना पड़ेगा। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि वो बारात छोटी है या बड़ी है, यानी दूल्हे को शामिल करते हुए द्विबंध को शामिल करते हुए फिर हमें देखना है कि वो सबसे बड़ी श्रृंखला बन रही है या नहीं बन रही। तो देखिए अब इसमें 1 2 3 4 5 5 कार्बन है लेकिन ये मान्य नहीं है। अब देखो 1 2 3 4, अब ये जो श्रृंखला बन रही है ऐसे ऐसे, ये श्रृंखला यहाँ मान्य होगी क्योंकि इसमें ये द्विबंध यहाँ शामिल हो गया, द्विबंध और ये कार्बन यहाँ शामिल हो गया, तो ये शामिल होना जरूरी है। हाँ ये बात अलग है कि ये 2 कार्बन हम ले चाहे ये 2 कार्बन नीचे वाले लें इस श्रृंखला में तो भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसको शामिल करना जरूरी है। अगले एग्जाम्पल में देखो ये द्विबंध आ रहा है और ये ही यहाँ ये मुख्य श्रृंखला यहाँ अपनी बन जाएगी। देखो कैसे ये यहाँ मुख्य श्रृंखला इस प्रकार से ऐसे बन गई। इसी प्रकार अगले एग्जाम्पल में देख सकते हैं। अब अगले एग्जाम्पल में देखो यहाँ पर सबसे जरूरी बात ये देखो कौन सी कि एक श्रृंखला ये बन रही है 1 2 3 4 5 6 कार्बन की और एक श्रृंखला यहाँ पर ये बन रही है
1 2 3 4 5 की। और ऐसे ही एक श्रृंखला यहाँ पर ये बन रही है 1 2 3 4 5 6 कार्बन की। तो हमें सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है और उसमें भी क्या होना चाहिए, उसके अंदर भी हमें द्विबंध को शामिल करना है। ये बात को भी हमें ध्यान में रखना है। तो द्विबंध को शामिल करते हुए और मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे तो ये कार्बन श्रृंखला जो है वो हम यहाँ मुख्य कार्बन श्रृंखला के रूप में चयन कर लेंगे। अब उसके बाद में ये काम हो गया मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करना, और उसके बाद में अगला काम होता है अपना नंबरिंग करना, अंकन करना। तो एल्कीन के नामकरण में हमें ध्यान में रखना है कि द्विबंध को कम से कम अंक मिलना चाहिए। अब जैसे समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि यहाँ ये श्रृंखला है, अगर हम इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 1 2 3 4, इधर से नंबरिंग किया तो ये 3 नंबर वाले कार्बन पर द्विबंध आया। और अगर हम नंबरिंग इधर से नहीं करके इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4, तो अब देखते हैं ये पहले ही कार्बन पर द्विबंध आ चुका है, तो ये नंबरिंग सही मानी जाएगी। अब यहाँ देखते हैं 1 2 3, अगर इधर से नंबरिंग करें तो ये द्विबंध है वो 2 नंबर कार्बन पर है, प्रतिस्थापी भी 2 नंबर पर आ रहा है इधर से, लेकिन इसमें प्रतिस्थापी से पहले द्विबंध को वरीयता देना बहुत जरूरी है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। अब देखो पहले ही कार्बन पर द्विबंध आ गया, तो यहाँ पर न्यूनतम अंक मिल गया इसको, तो ये इसकी अंकन इसका सही माना जाए। अब अगले में देखते हैं। अब देखो इधर से चले तो प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक 2 मिल रहा है, लेकिन यहाँ प्रतिस्थापी से पहले किसको देखना पड़ेगा, द्विबंध को, इसलिए नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4। अब इसी तरह से अगले में देखते हैं। देखिएगा इस द्विबंध को न्यूनतम अंक मिले, इसलिए नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। अब देखते हैं अगले एग्जाम्पल में। देखो इधर से नंबरिंग करें तो 1 2 3 और 4, और अगर इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, इधर से द्विबंध आ रहा है 2 नंबर कार्बन पर, और इधर से भी द्विबंध आ रहा है 2 नंबर कार्बन पर। जब किसी श्रृंखला में दोनों स्थितियों से, दोनों सिरों से द्विबंध की स्थिति समान हो, उस कंडीशन में हमें देखना होता है प्रतिस्थापी को कि कौन सी दिशा से प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिल रहा है, उसको सही मानेंगे। तो देखिए अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं, ये नंबरिंग करते हैं इधर से, तो ये प्रतिस्थापी 2 नंबर स्थिति पर आ जाता है, और 2 नंबर पर यहाँ पर द्विबंध आ जाता है। तो इधर से प्रतिस्थापी 2 नंबर पे आ रहा है, और यहाँ से तो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 पे आएगा, जबकि डबल बंध की स्थिति दोनों ओर से समान है, इसलिए प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिलने वाली जगह से ही हम सही मानेंगे, और ये नंबरिंग सही मानी जाएगी 1 2 3 4। इसी तरह से अगले एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर द्विबंध है, तो ये 1 2 3 कार्बन पर द्विबंध आ रहा है। इधर से देखें तो 1 2 3 पर द्विबंध आ रहा है, इधर से 3 पर द्विबंध भी है, इधर से भी 3 पर द्विबंध है, और इधर से 3 पर प्रतिस्थापी भी है, इधर से 3 पर प्रतिस्थापी भी है। तो अब कौन सी स्थिति को सही माने, जब दोनों स्थितियों से समान स्थिति पर द्विबंध आ जाए और समान स्थिति पर प्रतिस्थापी आ जाए, तो उस कंडीशन में हमें चेक करना है कि यदि प्रतिस्थापी भिन्न भिन्न है तो उनमें अल्फाबेट ऑर्डर में जिसका नाम पहले आता है उसी की नंबरिंग पहले होनी चाहिए, उसी को वरीयता दी जाएगी। अब जैसे ये एथिल या इथाइल है, तो यहाँ इसकी स्पेलिंग ई से शुरू होती है, मैथिल की स्पेलिंग एन से शुरू होती है, तो उसको वरीयता मिले, इसलिए यहाँ से 1 2 3 वाली जो कंडीशन है
वो सही रहेगी, इसको न्यूनतम अंक मिलना चाहिए। तो ये अपना दूसरा काम हो गया इसकी नंबरिंग का। तीसरा काम है नाम लिखना। तो देखते हैं इन यौगिकों के नाम हैं कैसे लिखेंगे। नाम लिखने के लिए ध्यान में रखें, सबसे पहले नाम लिखा जाता है प्रतिस्थापी का। प्रतिस्थापी का नाम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद में नाम लिखा जाता है, उसके बाद में जो हम नाम लिखेंगे वो लिखा जाता है मुख्य कार्बन श्रृंखला का। कार्बन श्रृंखला का नाम लिखना, कार्बन श्रृंखला का। उसके बाद में जो नाम लिखा जाता है वो लिखा जाता है प्राथमिक क्रियात्मक समूह का। प्राथमिक क्रियात्मक समूह का नाम लिखा जाता है। और फिर लिखा जाता है द्वितीयक क्रियात्मक समूह का। द्वितीयक क्रियात्मक समूह का नाम लिखा जाता है। अब देखो प्रतिस्थापी का नाम सबसे पहले स्थिति लगाते हुए, फिर उसके बाद मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम। प्राथमिक क्रियात्मक समूह कौन कौन होते हैं? यहाँ होते हैं द्विबंध और ट्रिपल बंध। द्विबंध है तो एन और ट्रिपल बंध है तो आयन। और उसके बाद में द्वितीय क्रियात्मक समूह होता है मुख्य क्रियात्मक समूह का अनुलग्न। वो आगे हम क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों में आपको बताएंगे। तो इस तरीके से हम इनके नामकरण को सीखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ इस मुख्य श्रृंखला के से जुड़ा हुआ कोई भी प्रतिस्थापी नहीं है, तो हम सीधा इसमें प्रतिस्थापी नहीं है तो फिर मुख्य श्रृंखला का नाम लिखा जाएगा। कितने हैं कार्बन? 4 है, तो 4 कार्बन के लिए हम क्या कहते हैं? ब्यूट। और डबल बंध की स्थिति है 1 पर, तो ये आ जाएगा 1 इन। तो ये हो जाएगा ब्यूट 1 इन, या इसको इस तरह से भी लिखा जाता है 1 ब्यूटीन, इस तरह से भी इसको लिख देते हैं, तो ये भी सही है। बाकी ये ब्यूट 1A और 1 ब्यूटीन, इस तरह से इसका नाम हो जाएगा। अब देखो इसमें देखो सबसे पहले ये प्रतिस्थापी आ गया, इसका नाम लिखेंगे इसकी स्थिति के साथ। तो ये स्थिति कितने पर है? 2 पर है, तो ये नाम होगा 2 मैथिल। और 3 की श्रृंखला है, तो 3 की श्रृंखला को हम क्या कहते हैं? प्रोप। तो ये हो जाएगा प्रोप। फिर उसके बाद में कितने पर है? डबल बंध 1 पर, तो ये नाम हो जाएगा 1 तो ये नाम हो गया 2 मैथिल प्रोप 1 इन। ऐसे ही इसमें देखते हैं, सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे। तो ये प्रतिस्थापी को कितने नंबर कार्बन पर है? तो ये नंबर कार्बन पर है, तो ये हो गया 3 मैथिल। और 4 की श्रृंखला है, तो 4 के लिए क्या लिखा जाएगा? ब्यूट। तो ये हो गया 3 मैथिल ब्यूट। और कितने पर इन आया? 1 पर है, तो ये आ जाएगा 1 इन। तो नाम बन गया 3 मैथिल ब्यूट 1 इन। इसी तरह से इस श्रृंखला का नाम देखते हैं। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे। तो प्रतिस्थापी है एथिल, कितने पर? 2 पर, तो ये हो जाएगा 2 एथिल। और श्रृंखला है 4 कार्बन की, तो 4 कार्बन को हम कहते हैं ब्यूट। तो 2 एथिल ब्यूट। और कितने पर? इन 1 पर, तो ये आ जाएगा 1 इन। ऐसे ही अगले इस एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ से 2 नंबर कार्बन पर ये प्रतिस्थापी लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 मैथिल। श्रृंखला पूरी है 4 कार्बन की, 4 के लिए लिखते हैं ब्यूट। तो 2 मैथिल ब्यूट। और कितने पर है? इन। डबल बंध आया कितने पर? 2 पर, तो ये आ जाएगा 2 इन। इसी तरीके से ये जो एग्जाम्पल है इसके अंदर हम नाम लिखेंगे, वही तरीका होगा जिसमें हम ये अल्फाबेट ऑर्डर से इनका नाम लिखा जाएगा। तो देखो इसमें सबसे पहले ये 3 पर कौन आया है? 3 एथिल और 4 मैथिल। और उसके बाद में कितने कार्बन है? टोटल 6 कार्बन है, तो 6 के लिए क्या लिखा जाता है? हेक्स।
और डबल बंद की स्थिति देखिए, श्रृंखला में डबल बंद आ रहा है 3 नंबर कार्बन पर, तो ये आ जाएगा 3 तो इसका नाम बन गया 3 एथिल 4 मैथिल हेक्स 3 इस प्रकार से इसका नाम लिखा जाएगा। तो इन सारे एग्जाम्पल में आपकी ये नाम लिखना समझ में आया होगा। फिर भी इनकी और प्रैक्टिस आप एक बार करके देख लीजिएगा, और इस तरह की आगामी क्लास में हम किसी अगली सजातीय श्रेणी के नामकरण को सीखेंगे। तो आज की